इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रवास क्या होता है। किसी व्यक्ति अथवा जनसमूह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। इसके अंतर्गत दो तरह के क्षेत्र होते हैं, उद्गम क्षेत्र और गंतव्य क्षेत्र। उद्गम क्षेत्र उस जगह को कहा जाता है जहाँ से व्यक्ति प्रवास शुरू करता है, और गंतव्य क्षेत्र उसे कहा जाता है जहाँ पे व्यक्ति प्रवास करके पहुँचता है। किसी भी प्रवास में व्यक्ति भौतिक दूरी तय करता है और अपने आवास स्थान में परिवर्तन करता है। उद्गम क्षेत्र से गंतव्य क्षेत्र की तरफ इस प्रकार से जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। अस्थायी प्रवास कई प्रकार का हो सकता है, जैसे दैनिक प्रवास। कोई व्यक्ति अपनी रोजगार के लिए सुबह घर से निकला और शाम को वापस अपने घर आ गया, तो इस प्रकार का प्रवास दैनिक प्रवास कहलाता है। और इसी तरह हम साप्ताहिक और वार्षिक प्रवास को भी समझ सकते हैं। मौसमी प्रवास उसे कहते हैं जो मौसम के अनुसार प्रवास किया जाता है। विशेष तौर पे ये पहाड़ी इलाकों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रवास होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जब ज़्यादा ठंड होती है तो उस समय जो ऊंचाइयों पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो नीचे की तरफ प्रवास करके आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो मौसम के अनुसार प्रवास किया जाता है उसको मौसमी प्रवास कहा जाता है। प्रवासी किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति जनगणना के समय अपने जन्म स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर गिना जाता है वह प्रवासी कहलाता है। यानी कि जनगणना के हिसाब से हम प्रवासी उसे कहेंगे वर्तमान वो जहाँ निवास कर रहा है उसका जन्म स्थान इस जगह से अलग है, तो उसको हम प्रवासी की श्रेणी में रखते हैं। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। एक जन्म के स्थान के आधार पर। यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। निवास का स्थान। यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार देश की 102.9 करोड़ लोगों में की जो जनसंख्या थी उसमें से 30.7 करोड़ यानी कि 30% की जो रिपोर्ट की गई वो प्रवासियों के रूप में की गई जो अपने जन्म स्थान से अलग रह रहे थे। अगला है प्रवास की धाराएं। इसमें अलग अलग प्रवास की धाराओं का हम अध्ययन करेंगे। आंतरिक प्रवास देश के भीतर होता है। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। यानी कि एक देश के अंदर जो प्रवास होता है उसकी 4 प्रकार की धाराएं हैं। पहली ग्रामीण से ग्रामीण, यानी कि व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास करके जाता है। ग्रामीण से नगरीय, व्यक्ति किसी गांव से किसी नगर में प्रवास करके जाता है। नगरीय से नगरीय, व्यक्ति किसी एक नगर से दूसरे नगर में प्रवास करके जाता है। नगरीय से ग्रामीण, कोई व्यक्ति किसी नगर से गांव की तरफ प्रवास करके जाता है। आंतरिक प्रवास अंतर्राज्यीय और अंतरराज्यीय भी होता है। यानी कि जो आंतरिक प्रवास है वो एक राज्य के अंदर ही अंदर भी हो सकता है और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच भी होता है। अंतर्राज्यीय प्रवास जो एक राज्य के अंतर्गत होता है, जैसे हरियाणा है, इसके आप एक जगह से दूसरी जगह इसी राज्य में आपने प्रवास किया तो वो अंतर्राज्यीय प्रवास है। इसमें स्त्री प्रमुख प्रवासी होती हैं और विवाह इसमें प्रमुख प्रवास का कारण होता है। यानी कि ज़्यादातर संख्या अंतर्राज्यीय प्रवास में महिलाओं की होती है जिसका विशेष कारण विवाह होता है। दूसरा है अंतर्राज्यीय प्रवास, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच होने वाला प्रवास। इसमें प्रमुख प्रवासी पुरुष होते हैं और जो विशेष तौर पर
कारण उनका आर्थिक होता है। अपने रोजगार की तलाश में, रोजगार के लिए वो प्रवास करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है बिहार से हरियाणा, पंजाब की तरफ प्रवास करके बिहार वासियों का आना, तो वो अंतर राज्यीय प्रवास का उदाहरण है जो विशेष तौर पर रोजगार के लिए आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ये अलग अलग राष्ट्रों के बीच में, देशों के बीच में होता है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास बोलते हैं। भारत में पड़ोसी देशों से आप्रवास और उन देशों की ओर भारत से उत्प्रवास हुआ है। आप्रवास हम उसे कहेंगे जब किसी दूसरे देश से हमारे देश में कोई प्रवास करके आता है, और उत्प्रवास हम कहेंगे हमारे देश से बाहर किसी दूसरे देश में कोई व्यक्ति प्रवास करके जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ। इनमें से 96% हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिनकी संख्या 30 लाख, पाकिस्तान, नेपाल और तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और म्यांमार के 1.6 लाख शरणार्थी भी इसी प्रवास में शामिल किए गए, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत आता है। अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ भारतीय प्रवासी विश्व के 110 देशों में फैले हुए। प्रवास में कुछ स्थानिक भिन्नता भी पाई जाती है, यानी कि सभी राज्यों में एक तरह का आप्रवास और उत्प्रवास नहीं होता, उसमें भिन्नता मिलती है। जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे जो विकसित राज्य हैं, वहाँ पर आप्रवास ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि जो राज्य होते हैं, वहाँ से उत्प्रवास ज़्यादा होता है, क्योंकि जो विकसित राज्य हैं वो अविकसित राज्यों के जो व्यक्ति होते हैं उनको आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। 23 लाख आप्रवासियों के साथ महाराष्ट्र सबसे प्रथम स्थान पर है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा प्रवास करके लोग जाते हैं दूसरे राज्यों से। इसके बाद दिल्ली, गुजरात, हरियाणा का नंबर आता है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां पर उत्प्रवासियों की संख्या, यानी कि उनके राज्य से दूसरे राज्यों में जाने वालों की संख्या ज़्यादा है। नगरीय समूहों में वृहत मुंबई में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आए, यानी कि अगर नगरों का आंकड़ा लें तो मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा बाहर से आए हुए प्रवासी बसे हुए हैं। अगला टॉपिक है प्रवास के कारण। लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु लाखों लोग अपने जन्म और निवास को छोड़ देते हैं। इसके विविध कारण हो सकते हैं, जिन्हें हम 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग है प्रतिकर्ष कारक। जब किसी मजबूरी के कारण लोग प्रवास करते हैं, वे प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे गरीबी के कारण, कृषि भूमि पर जनसंख्या का ज़्यादा दबाव होने के कारण वो कृषि भूमि कम हो जाती है, किसी इलाके में रोजगार ख़त्म हो जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव होता है। जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए लोगों को उस राज्य में, उस प्रदेश में या उस गांव में नहीं होती। बाढ़ आना, बार बार सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध या किसी जगह पर स्थानीय संघर्ष लगातार चलता है, तो वहाँ से लोग मजबूरीवश अपने जन्म स्थान या निवास स्थान को छोड़ के प्रवास कर जाते हैं। ये सभी कारक प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। दूसरे हैं अपकर्ष कारक। जब किसी जगह की सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर लोग प्रवास करते हैं तो वे अपकर्ष कारक कहलाते हैं। यहाँ पर प्रवास करने वाला की कोई मजबूरी नहीं होती, लेकिन वो अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह प्रवास करके जाता है, तो इस प्रकार के जो कारक होते हैं वो अपकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नगरों की ओर आकर्षित करने वाले कारक, शिक्षा व रोजगार के नगरों में बेहतर अवसर होते हैं,
नगरों में नियमित काम मिलता है, ऊंचा वेतन मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, मनोरंजन के साधन होते हैं। तो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग प्रवास करते हैं, तो ये अपकर्ष कारक कहलाते हैं। काम और रोजगार पुरुष प्रवास के मुख्य कारण हैं, यानी कि पुरुष मुख्य तौर पर काम और रोजगार के लिए प्रवास करते हैं। काम और रोजगार के लिए महिलाओं का प्रतिशत कम है। इसके विपरीत 65% जो स्त्रियां हैं वो विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती हैं, यानी कि महिलाओं का प्रवास करने का प्रमुख जो कारण है वो विवाह है, रोजगार शिक्षा उसके बाद आता है। प्रवास के परिणाम, यानी कि प्रवास जब किया जाता है तो उसके क्या नतीजे निकलते हैं। प्रवास उद्गम और गंतव्य दोनों क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि उत्पन्न करता है, यानी कि प्रवास करने से जो उद्गम क्षेत्र है और जो गंतव्य क्षेत्र है दोनों को कोई ना कोई लाभ और कोई ना कोई हानि होती है प्रवास से। आर्थिक परिणाम, उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है, यानी कि जो उद्गम प्रदेश जहाँ से प्रवास करके लोग गए हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रवास से लाभ होता है हुंडी से। अभी हुंडी क्या होती है? बैंक आदि के द्वारा बना हुआ एक दस्तावेज जिस पर रुपए की एक राशि और इस रुपए को पाने वाले व्यक्ति, बैंक आदि का नाम अंकित होता है। यानी कि एक प्रकार की ऐसी सुविधा होती है जिससे बाहर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने गांव में, क्षेत्र में वो पैसे भेजते हैं, उसको हुंडी बोला जाता है। तो जो उद्गम प्रदेश का जो सबसे बड़ा आर्थिक लाभ होता है वो ये होता है कि उद्गम प्रदेश में बाहर से मुद्रा पैसा आता है प्रवास के कारण। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियां विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत में से एक हैं। सन 2002 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से हुंडियों के रूप में 110 खरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। अब इसका ये मतलब है कि विदेश की जो मुद्रा है वो भी हमारे देश में आती है प्रवास के कारण। पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि थोड़ी होती है, क्योंकि हमारा देश इतना ज़्यादा विकसित नहीं है। यहाँ प्रवासियों की कमाई रुपयों में होती है, विदेशों में डॉलर में होती है। इस प्रकार से जो विदेशी प्रवासी होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पैसा भेजते हैं, जबकि हमारे देश के जो प्रवासी होते हैं वो अपने राज्यों में उनकी अपेक्षा कम पैसा भेजते हैं। और जो ये हुंडी होती हैं उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका प्रयोग वहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति होते हैं वो भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि में निवेश और घर इत्यादि के निर्माण में करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन जो गांव हैं उनकी अर्थव्यवस्था के लिए हुंडियां एक जीवनदायक रक्त का काम करती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांतिकारी योजना की सफलता के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे ये बताया गया है कि अकेला प्रवास करने का उद्गम स्थल को ही फायदा नहीं मिलता, गंतव्य स्थल के लोगों को भी उसका लाभ मिलता है। जैसे उत्तर भारत में जो हरित क्रांति आई, उस हरित क्रांति में बहुत सारे मजदूरों की भी आवश्यकता थी, श्रमिकों की आवश्यकता थी, तो उनकी पूर्ति प्रवास के कारण ही हुई और गंतव्य स्थल के इन राज्यों को भी उसका लाभ हुआ। जनसांख्यिकीय परिणाम, प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या को बढ़ा देते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादातर युवा और पुरुष प्रवास करते हैं, जिस कारण उद्गम और गंतव्य दोनों क्षेत्रों में आयु और लिंग संरचना में असंतुलन पैदा हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर पुरुष प्रवास करते हैं और युवा होते हैं। तो जिस जगह से उद्गम स्थल से जो प्रवास करके हो जाते हैं, तो उद्गम स्थल पर बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग की संख्या ज़्यादा हो जाती है और स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जबकि गंतव्य स्थल पर प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है और वहाँ का लिंगानुपात कम हो जाता है, क्योंकि पुरुषों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो ये जननांकिकीय परिणाम भी प्रवास के होते हैं। अगला है सामाजिक परिणाम। समाज के ऊपर भी प्रवास का प्रभाव पड़ता है। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि जो प्रवासी होते हैं वो एक एजेंट की तरह काम करते हैं कि जहां वो प्रवास करके गए हैं वहां की संस्कृति को अपने स्थानीय क्षेत्र में भी वो लेके आते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित अनेकों विचारों को नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवासी लेके आते हैं। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर्मिश्रण भी होता है। प्रवास मिश्रित संस्कृति के विकास में सकारात्मक योगदान देता है और यह अधिकतर लोगों के मानसिक स्थिति को विस्तृत करता है, क्योंकि प्रवास एक विकसित क्षेत्र की तरफ किया जाता है तो वहाँ की संस्कृति भी विकसित मिलेगी। तो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ की जो सोच है, लोगों की रहन सहन की जो शैली है, उन सभी चीज़ों को प्रवासी फिर अपने उद्गम क्षेत्र होता है वहाँ पे लेके आते हैं और उससे वहाँ का समाज में परिवर्तन आता है। विदेशी संस्कृति के नकारात्मक पक्ष भी प्रवास के साथ देश में आते हैं। अगर विदेशी संस्कृति के सकारात्मक पक्ष आते हैं तो उसके साथ साथ नकारात्मक पक्ष भी देश में आते हैं। पर्यावरणीय परिणाम। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन, यानी कि ओवर क्राउडिंग, नगरों में जरूरत से ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिस कारण वहाँ की सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव पड़ता है। इससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, जिस कारण अनधिकृत और मलिन बस्तियाँ नगरों में बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण भूमि का जल स्तर भी नीचे गिर जाता है। वायु प्रदूषण, वाहित मल के निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। कुछ अन्य परिणाम भी होते हैं प्रवास के। प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग यानी कि दोनों आश्रित जनसंख्याएं पीछे रह जाती हैं, जिनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर आ जाती है। शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में भी उनकी भूमिका को बढ़ा देता है। प्रवास का एक पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ता है महिलाओं के ऊपर कि प्रवास करने से महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं, जिससे वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान दे पाती हैं। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो कई प्रकार की आपराधिक घटनाओं का सामना भी उनको करना पड़ता है। उद्गम क्षेत्रों से मानव संसाधन, विशेष रूप से कुशल लोगों का हवास उसकी गंभीर समस्या है। परिणाम स्वरूप उद्गम प्रदेश के वर्तमान अल्प विकास को बल मिलता है, यानी कि उद्गम क्षेत्र से जो युवा होते हैं, जो कुशल श्रमिक होते हैं, वो दूसरे देशों में जब प्रवास करके चले जाते हैं तो उद्गम क्षेत्र के विकास के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो प्रदेश फिर उतना ज़्यादा विकास नहीं कर पाता। तो ये सारे प्रवास के परिणाम होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन से, जैसे प्रवास का क्या अर्थ है, प्रवास की कौन कौन सी धाराएं हैं, प्रवास में स्थानिक भिन्नता का वर्णन कीजिए,
परवास किन किन कारणों से होता है, प्रतिकर्ष कारण, अपकर्ष कारक, परवास के परिणाम। आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद।